अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ दिन पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जो 2013 में कंडक्ट की गई थी और उसमें साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्चर्स ने अम, ये अम, अ, पता लगाया कि वो बच्चे जो किसी भी वजह से क्वारंटीन में रहे हों, जिनको रखा जाए, उसमें कोई बीमारी भी हो सकती है। तो उस क्वारंटीन से बाहर आने के बाद उन बच्चों में के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का रिस्क 4 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि वो बच्चे क्वारंटीन में बिल्कुल अलग-थलग रहते हैं और उनका ह्यूमन बीइंग्स के साथ, दूसरे इंसानों के साथ कम्युनिकेशन कम से कम होता है। ये वो बच्चे जिनकी जो स्पेशल नीड्स वाले हैं उन पर इस क्वारंटीन का बहुत ज़्यादा असर होगा। वैसे तो अगर हम देखें तो तमाम बच्चों पर इसका असर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन रिसर्चर्स का ख़्याल है कि आम बच्चे वो काफ़ी हद तक ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहेंगे। स्पेशली देखा ये गया है कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे अक्सर रिस्क पे होते हैं और उनकी बहुत सी वजूहात होती हैं। सबसे बड़ी वजह उनकी अपनी स्पेशल नीड्स होती हैं। जितनी ज़्यादा स्पेशल नीड्स कम होंगी, उतने ज़्यादा मसाइल भी कम होंगे और जितनी ज़्यादा स्पेशल नीड्स ज़्यादा होंगी, मसाइल भी उसी लिहाज से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी में स्पीच डिले है, किसी में बिहेवियर का इश्यू है, कुछ में सोशल स्किल्स ना होने की वजह से बहुत से इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आजकल के दिनों में यानी कि क्वारंटीन में इन बच्चों का के जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ गए हैं। यानी कि जो मैंने पहले बयान किया कि उनकी जितनी भी स्पेशल नीड्स हैं वो तो ऑलरेडी थी। अपनी स्पेशल नीड्स के साथ-साथ उनको बहुत से बैरूनी चैलेंजेस का भी मुकाबला करना पड़ा है या सामना करना पड़ा है। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ऐसे बच्चों के लिए है, स्पेशली वो जो स्कूल्स या सेंटर्स में जा रहे थे, तो स्कूल्स या सेंटर का बंद होना इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि स्कूल्स या सेंटर जहाँ भी वो जाते थे, उनकी एक रूटीन थी, एक ख़ास वक़्त पे वो जागते थे, नाश्ता किया और चले गए और स्कूल में 4 से 5 घंटे गुज़ारे और बड़े प्रोडक्टिव से सा ये वक़्त गुज़रता है। अगर वो स्कूल में हैं या वो किसी सेंटर में हैं, तो वो कुछ न कुछ गेन कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं, उनका एक्सपोज़र होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ होता है, अपनी तरह के बच्चों के साथ होता है। अक्सर औक़ात सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं या दूसरे एज ग्रुप्स के बच्चे होते हैं और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा होता है। फिर उनकी रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं। ज़ाहिर-सी बात है बच्चे जब घर में हैं, तो उनको प्लेग्राउंड की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनके घर के पास बहुत से ऐसे पार्क्स हैं, जहाँ पर झूले हैं और उन बच्चों का वहाँ पर कुछ वक़्त बहुत अच्छा गुज़र जाता है। लेकिन आजकल मसला ये है कि कोविड-19 की वजह से इन बच्चों को पार्क्स में खेलने की भी इजाज़त नहीं है या नहीं दी जा सकती और ड्यू टू सम सेफ्टी रीज़न्स। उसके अलावा फैमिली सेपरेशन भी है। यानी कि जहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, वहाँ पर अगर माँ-बाप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तो उन बच्चों का जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इंटरैक्शन है या जो रिलेशनशिप है या जो कम्युनिकेशन है, वो भी बहुत हद तक कम हो गई है। ऑफ़ कोर्स आजकल हर किसी के पास फ़ोन्स की सहूलत मौजूद है, टेलीफ़ोन पे, स्काइप पे, ज़ूम पे अम, बच्चे बातचीत कर रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या अपने अंकल्स और आंटीज़ के साथ।
بات، لیکن وہ جو ملنے کی بات ہوتی ہے، جو ہگز ہوتے ہیں، وہ چیز آپ کو ٹیلی فون پہ یا زوم پہ یا اسکائپ پہ فیل نہیں ہو سکتی. تو یہ بچے یہ چیزیں بھی بہت زیادہ مس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑا ایشو جو بچوں کو آج کل جس کا سامنا ہے وہ ہے لاس آف فیملی انکم. اگر دیکھا جائے تو ڈائریکٹلی تو بچوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی بچے خاص طور پہ وہ جن کی اسپیشل نیڈس ہیں وہ سب سے زیادہ اس وجہ سے سفر کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایسا انڈائریکٹلی کیسے ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک خاص انکم ہے ایک فیملی کی، اور وہ یہ کر پاتے ہیں کہ اپنے بچے کو کسی سینٹر میں ارلی انٹرونشن کے لیے کچھ تھراپیز کے لیے بھجوا رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ جب آمدنی میں کمی ہوگی تو ماں باپ کی زیادہ کوشش یہ ہوگی کہ وہ بچوں کو بیسک نیسیسٹیز دے سکیں جو زندگی کی ہیں، مثلا ان کا کھانا پینا، سونا جاگنا، ایک گھر کا چھت ہو ان کے پاس. پہلے تو یہ تھا کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بہت سے اسکول بند ہو گئے اور سینٹرز بند ہو گئے، تھراپیز ختم ہو گئی. لیکن اب جیسے جیسے لاک ڈاؤن کھل رہا ہے اور بچوں کو وہ تھراپیز کی سہولت میسر آ بھی رہی ہے، تو بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو ان کو ان سینٹرز تک پہنچا نہیں پا رہے، اور اس کی وجہ وسائل کا محدود ہونا ہے. اس کے بعد جو اسپیشل نیڈس والے بچے ہیں ان کو ایک اور مشکل جس کا سامنا ہے وہ ہے ان کے والدین کا اسٹریس میں ہونا. یہ بھی انڈائریکٹلی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ فیملی کی انکم بھی اثر کرتی ہے بچوں پہ ہر طرح سے، ان کے وسائل میں کمی کی صورت میں بھی اور لیک آف اپرچونٹیز کی صورت میں بھی. اسی طرح اگر والدین میں اسٹریس ہوگا تو وہ بھی بچوں پر اثر کرے گا. مثال کے طور پہ اگر ماں باپ اسٹریس میں ہیں، وہ اپنے بچوں کی نیڈس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ بچوں کو تھراپیز پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ اسٹریس میں ہوں گے. اور جب وہ اسٹریس میں ہوں گے تو وہ بچے کی ویل بینگ پر بھی اتنی زیادہ توجہ نہیں دے سکیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچہ بھی اسٹریس میں آ جائے گا. کیونکہ میں بہت سی اپنی ویڈیوز میں یا بات چیت میں اکثر ماں باپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ پیرنٹس اپنا اسٹریس بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ ایک بہت نیچرل سی چیز ہے، اور میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں ماں باپ کی کوئی غلط انٹینشنس شامل ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنا اسٹریس اپنے بچوں میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال میں اس طرح سے دوں گی کہ اگر ایک ماں ہے اور وہ بہت اسٹریس میں ہے، اور اسٹریس سے اس کا جو غصے کا لیول ہے وہ بہت اونچا ہو گیا ہے، اور بچہ اگر اس کو کسی مدد کے لیے اس کو اپنی طرف توجہ کروانا چاہ رہا ہے، تو ماں غصے میں بچے کو ڈانٹنا شروع کر دے. تو کیا ہوگا کہ بچے کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیونکہ بچے نے تو صرف ہیلپ مانگی تھی. لیکن ماں کا جو ری ایکشن ہے، جو کہ اس کے اسٹریس کی وجہ سے جو غصہ اس میں بلڈ ہوا ہے، اس کا جو ری ایکشن ہوگا، اس ری ایکشن سے جو اسٹریس ہے وہ بچے میں منتقل ہو جائے گا. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کے برے بیہیویئر سے یا نیگیٹو بیہیویئر کہہ لیں یا غصے کو دیکھتے ہوئے بچے ہمیشہ اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں. بچے ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ غصے میں ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح جب ماں باپ میں غصہ ہوگا، اور اگر ماں باپ دونوں میں غصہ ہوگا تو اس سے پہلے تو گھریلو لڑائیاں بڑھ جائیں گی اس کپل کے درمیان، اور جب وہ لڑائیاں بڑھیں گی تو اس کا رزلٹ ڈومیسٹک وائلنس پہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایک تو ابیوسو لینگویج استعمال کرنا، بری زبان ایک دوسرے کے لیے استعمال کرنا، اور
जैसे जैसे ये स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और अगर इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होती, ज़ाहिर बात है अगर माँ बाप घर में हैं और बच्चे हैं तो इंटरवेंशन करने वाला तो कोई और एडल्ट वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे अब्यूसिव लैंग्वेज भी बढ़ेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिजिकल वायलेंस में भी वो स्ट्रेस जो है और जो भी उनके इश्यूज हैं वो फिजिकल वायलेंस में भी चेंज हो सकते हैं। और हर लिहाज से यानी कि अगर वो वर्बल अब्यूज है तो भी बच्चों पे उसका असर हो रहा है क्योंकि उनके कानों में वो सारी बातें पड़ रही हैं और उनको समझ भी नहीं आ रही हैं कि ये इसकी वजह क्या है। और दूसरी तरफ से जो फिजिकल वायलेंस है अगर बच्चे उसको देखते हैं, विटनेस करते हैं, अगर वो विटनेस नहीं भी कर रहे और अगर दरवाजे के दूसरी तरफ कोई ऐसा वायलेंस हो रहा है तो उससे भी बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है। अब जब भी मैं रिसर्च की बात करती हूँ तो हमेशा मुझे वेस्ट के ममालिक को लेना पड़ता है क्योंकि अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो इन हवालों से पाकिस्तान में कंडक्ट की गई हो। तो यूएस के बारे में रिसर्च पढ़ते हुए मुझे पता चला कि तकरीबन 90% के करीब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन पर स्कूलों के बंद होने का असर हुआ है और इसके साथ साथ जो उनकी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर हुआ है। और ये मैं बात कर रही हूँ यूएस की। और मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे असर होने की वजह ये है कि वहाँ पर जो पब्लिक स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो महदूद आमदनी वाले तबके हैं या कम आमदनी वाले तबके हैं, वहाँ के बच्चे जब पब्लिक स्कूल्स में आते हैं तो उनके लिए स्पेशल डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द स्कूल उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। किसी पब्लिक स्कूल में ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम होता है और वहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए तमाम चीज़ें मुहैया की जाती हैं और वो बच्चे जिनको अपने घरों से नाश्ता नहीं मिलता, वो स्कूल में आकर नाश्ता करते हैं। तो उसके बाद कुछ और रिसर्च हमें बताती है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसे बच्चों की भी है जिनके पास इंटरनेट की सहूलतें घर में मौजूद नहीं हैं। ये जितनी भी रिसर्च के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये सब रिसर्च वो है जो यूएस में कंडक्ट की गई। तो उनके पास इंटरनेट की सहूलतें नहीं हैं, बहुत से घरों में कंप्यूटर नहीं है, जिनमें कंप्यूटर हैं वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है और इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट के लेवल पर भी बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, इसके लिए बहुत सी स्ट्रैटेजीज़, पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। अब इसमें जो असल पॉइंट है जिस पर मैं आप सबको सोचने पर मजबूर करना चाहती हूँ वो ये है कि इस सारी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं वो हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। क्योंकि अगर वो घर में हैं और अगर उनके पास कंप्यूटर भी है, उनके पास इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है, उसके बावजूद टीचर्स के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका भी एक पहला एक्सपीरियंस है। वो भी पहले क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। तो टीचर्स के एंड से भी ये बहुत नई चीज़ है, बच्चों के एंड से भी ये बहुत नई चीज़ है और उन बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है जिन बच्चों को ऑटिज़्म है। ऐसे बच्चों का आप समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चे अपनी ज़िंदगी में तब्दीली को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आप खुद सोचें कि जब ये सब तब्दीली उनकी ज़िंदगी में आई है कि वो घर बैठ गए हैं, उनके स्कूल बंद हैं, उनका कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने टीचर्स के साथ, तो ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ी चेंज है जो इन बच्चों की ज़िंदगी में है। उसके बाद जब आप इंटरनेट पे ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए तो बेहद मुश्किल है कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी टीचर से इंस्ट्रक्शंस लेना और उनको फॉलो करना और गूगल क्लासरूम और इस तरह के जितने भी ऐप्स हैं उनको फॉलो करना
بہت مشکل کام ہے۔ اسکول میں بھی جب ایسے بچے جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن گھر بیٹھے ہوئے بہت بڑی پرسنٹیج ایسے پیرنٹس کی ہے جو اپنے بچوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں۔ دے آر ناٹ ٹرینڈ، کیونکہ ہر ماں-باپ تو ٹرین نہیں ہوتے۔ تو وہ چیز بھی بہت زیادہ مشکل ہے اور دونوں کے لیے مشکل ہے۔ ماں-باپ کے لیے اپنی جگہ پر مشکل ہے اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرنا، اور پھر اپنے آپ کو بہت مجبور اور بہت ہیلپ لیس محسوس کرنا کہ وہ اپنے بچے کی اتنی مدد نہیں کر پا رہے جتنی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ایز پیرنٹس آپ اپنے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں ان کی آن لائن کلاسز کے حوالے سے۔ اگر ان کی آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی تو کچھ ایسی ٹپس میں آپ کو بتا سکتی ہوں، کچھ ایسی اسٹریٹجیز بتا سکتی ہوں جن کے سکھانے سے بچوں میں وہ اسکلز آئیں گی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کچھ کام کر سکیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔